हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है अफसर सीरीज में। और बेटा आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 11वां वीडियो। जी हाँ, 11वां वीडियो। और आज हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं, एड्रेस करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। क्या होता है एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और कैसे आप इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एम मीटर और वोल्ट मीटर बना सकते हो, इसका सारा बिल्कुल डेप्थ अच्छे से आज देखने वाले हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई में यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं एम मीटर, वोल्ट मीटर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। जिन बच्चों का बेसिक प्रिंसिपल अच्छा है वो वीडियो को आगे करके बेसिक सवाल, जो मैंने बेसिक सवाल से फिर हायर लेवल पे जेईई तक गए हैं, आप उस पर जा सकते हो। और जो बच्चे सीबीएसई के लिए भी पढ़ रहे हैं वो शुरुआत का बेसिक ज़रूर देखना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे एनिमेशन या बहुत ही अच्छे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने इसको समझाया है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं भैया ये वीडियो। और जो बच्चा नया है, पहली बार देख रहा है वीडियो को, आपका और सभी का स्वागत है मेरे चैनल विच इज फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। और मेरा नाम वरुण। आइए बहुत अच्छी सुबह में स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो देखते हैं बेटा व्हाट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? तो बेटा ये हैं दादाजी। जी हाँ, ये दादाजी। देखो, सबसे पहले ऐसे समझो कि बना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब पहले बना गैल्वेनोमीटर। इसका काम क्या होता है? ये करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। मेजर नहीं करता, डिटेक्ट करता। मतलब ये बता देगा कि हाँ भाई इसमें करंट है या नहीं, लेकिन कितना ये नहीं। मतलब वो ऐसा होता है ना कि गांव देहात की तरफ के पता नहीं कभी कभार शेर आ जाता है, तो वो जो आदमी को बोलते हैं ना जरा खिड़की में से झाँक के देखो शेर तो नहीं घूम रहा है ना, तो वो आदमी गैल्वेनोमीटर है। मतलब ये बस बता पाएगा कि भैया करंट है या नहीं। ये ठीक है, करंट को मेजर नहीं करता, या इसको बहुत प्रिसाइजली आपको बताऊं तो करता है मेजर, लेकिन बहुत स्मॉल वैल्यू करंट, माइक्रो एम्पियर तक के करंट को बता सकता है मेजर करके। ठीक है, एम मीटर की तरह हाई वैल्यू करंट 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये सब करंट को ये मेजर नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर ओनली डिटेक्ट्स द करंट। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसी गैल्वेनोमीटर से हम बेटा एम मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसा उसके साथ सर्किट में छेड़खानी करते हैं कि जिससे वो एम मीटर और वोल्ट मीटर बन जाता है। वोल्ट मीटर आपको पता है 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, वोल्टेज नापने के लिए, और एम मीटर करंट नापने के लिए। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में पहले कि भैया ये गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसा दिखता है। आइए इसको समझते हैं। आपको पहले एक एनालिसिस देते हैं, बताते हैं। ऐसा सा दिखता है गैल्वेनोमीटर। एम मीटर भी ऐसा सा दिखता है, वोल्ट मीटर भी ऐसा सा ही दिखता है। ठीक है, और ऐसे मीटर्स आज की डेट में कमर्शियली हम यूज़ नहीं करते। हाँ, लैब्स में आपको बेटा ये मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी रेंज भी कोई ज़्यादा नहीं होती। ये इसका पॉइंटर है, ये इसका रेंज है, पूरा का पूरा रेंज भी कोई ज़्यादा नहीं होती। दो आप टर्मिनल्स देख रहे हैं, एक बेटा आपके पास यहाँ पर रहता है, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। ये है आपके पास नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल। अगर आपको कुछ भी नापना है, करंट को डिटेक्ट करना, जैसे फर्ज करिए आपके पास ये एक सर्किट है, ये बल्ब है। ठीक है, और आपने इस बल्ब को ये बैटरी से लगा रखा है और आपको नापना है कि इसके अंदर करंट है या नहीं। तो आप इसकी एक तार को इसके पॉजिटिव में लगा देंगे और दूसरी तार को आप इसके नेगेटिव में लगा देंगे। क्या ये बात आप समझे? क्या ये बात आपको क्लियर है? आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं, यानी करंट इसके अंदर से होते हुए जाएगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा। दिस इज हाउ वी कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर और एन एम मीटर। वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इतना सिंपल ही है, इसमें ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बेटा? ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक है। बिल्कुल वैसा है जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में या करंट कैरिंग क्लोज लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस पर कुछ टॉर्क लगता है। टॉर्क लगता है ना, घुमा देते हैं। जिसने नहीं देखा जाके वीडियो पहले देखो तो समझ आएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल वही है कि भैया अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो तो उस पर कुछ टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क की वजह से ये पॉइंटर मूव होगा। अब कैसे मूव होगा ये मैं समझाऊंगा। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। आई होप इसमें आपको दिक्कत ना हो। एक बार इसका बस एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपने नोट्स ठीक से बना सको। आइए देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पीछे का सिद्धांत क्या है, बनाया कैसे, डायग्राम क्या है। तो देखो, ये ऐसा सा गैल्वेनोमीटर मैंने आपको दिखाया। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, इसका साइड व्यू में आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है। हाँ, ऐसा सा।
ये क्या है, ये सर पॉइंटर है, ये पॉइंटर देखो, ये रहे 2 टर्मिनल, ये रहे 2 टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये रहा आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब होता क्या है यहाँ पर, तार देखो कैसे जाती है, यहाँ से अगर आप तार देखो तो देखो तार यहाँ से ऐसे जाती है और ये तार यहाँ से होते 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 ये इधर, यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक ना स्प्रिंग होता है, ठीक है ना, HAI हेयर स्प्रिंग बोलते हैं इसको, एक स्प्रिंग होता है। अब स्प्रिंग का क्या काम है मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। अब स्प्रिंग के बाद ये जो तार होती है, ये तार यहाँ से आती है बेटा और यहाँ से आके ध्यान से देखो, एक साइलेंडर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक साइलेंडर दिख रहा है, ये एक साइलेंडर है, ठीक है ना, ये एक साइलेंडर है, मैं बना देता हूँ, ये एक आपको यहाँ पर एक साइलेंडर दिख रहा होगा, दिस इज दी साइलेंडर, ठीक है। ये पीली तार इस साइलेंडर पे जैसे मान लीजिए ये एक साइलेंडर है तो इस पे ऐसे लपेटी हुई होती है, तो इस तार को इस पे बढ़िया से ऐसे लपेटा हुआ होता है, बहुत सारे ऐसे टर्न्स बना के इसको लपेट दिया जाता है, समझ रहे हो, ऐसे टर लपेट दिया जाता है। और जो एक छोर जो बचता है, तार जब लपेटी तो एक छोर बचा, उसको बेटा यहाँ निकाल दिया, ठीक है, एक सेकेंड, उसको बेटा यहाँ निकाल दिया और यहाँ से इस पे डाल दिया। क्या आप ये बात समझे, क्या आपने ये बात समझी? देखो यहाँ ये रहा, यहाँ कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये दिस इज द डायग्राम, ये तार यहाँ गई, स्प्रिंग से अटैच हुई, सिलेंडर पे लपेटी गई और यहाँ से निकाल के पॉजिटिव पे डाल दी। क्या आप ये बात समझे? आपके पास ये टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। अब वही बल्ब को अगर चेक करना है तो ये रहा बल्ब, ये रही बैटरी, मान लो ये बैटरी लगा रखी है, तो यहाँ से तार जो है वो एक आप इस पे कनेक्ट करते हो, आई एम सॉरी, ये रहा बल्ब और ये रही बैटरी, और आप इसको यहाँ से एक तार को इस पे कनेक्ट करते हो और पॉजिटिव को बेटा इधर कनेक्ट करते हो। देखो सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये आपको करंट बता देगा, अब कैसे बताएगा वो सिद्धांत हम देखेंगे, लेकिन ऐसे आप कनेक्ट करा जाता है। अब ये जो सिलेंडर ऐसे है ना, इसको अगर आप यहाँ ऊपर से यहाँ से देखोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, मतलब सिलेंडर इसमें ऐसे है और ये रहा पॉइंटर। जाहिर सी बात है ये सिलेंडर घूमता होगा, ये सिलेंडर ऐसे घूमेगा तो ये पॉइंटर भी ऐसे घूमेगा, आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो ये है बेसिक डायग्राम जो हमको गैल्वेनोमीटर में बनाया गया है। अब इसको बनाने के पीछे सोच क्या रही होगी, कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा, आइए उसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। आइए, अच्छा इस डायग्राम में दो और चीज़ें, एक और चीज़ है जो यहाँ पर छुपी हुई है, मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि साइड व्यू दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में 2 मैग्नेट भी है, ऐसे यहाँ पर इस तरफ हैं वो मैग्नेट्स, मैं इस डायग्राम में से दिखा देता हूँ, मतलब आप समझो इस तरफ है, ऐसे समझो, ये एक मैग्नेट इधर और एक मैग्नेट कहीं पीछे की तरफ, ठीक है ना, 2 मैग्नेट ऐसे है, ठीक है। रेडियल मैग्नेट है, भी बताऊंगा, उनके पीछे की तरफ है, ठीक है, जिसकी वजह से घूमता है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। आइए आगे देखते हैं, आइडिया देखते हैं। इसको बनाने से पहले बनाने वाले ने सोचा क्या कि कैसे करंट मेजर करेगा, आइए देखते हैं। उसको पता है कि एक करंट कैरिंग क्लोज लूप अगर एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, इसके बीचों बीच रख दिया जाए, ये लूप इसके बीचों बीच रख दिया जाए, और यहाँ पर अगर मैं करंट दौड़ाऊँ, कौन सा करंट, जो मुझे मेजर करना है, मतलब ये रही बैटरी और ये रहा बल्ब, ठीक है। मुझे मेजर करना है कि इसमें कितना करंट जा रहा होगा, तो मैं इसको सिंपली ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे, समझे। ये रही बैटरी, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को यहाँ और नेगेटिव को इधर कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव से तार सिंपली ये नेगेटिव से ऐसे गई हुई है, यहाँ से हेयर स्प्रिंग से होते हुए टक 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 सिलेंडर में, और सिलेंडर से होते हुए यहाँ ऐसे। तो ये कनेक्शन ये मैंने आपको यहाँ दिखाया। जो सिलेंडर है ना वो ये बीच वाला पार्ट है। अभी सिलेंडर क्यों हुआ ये मैं समझाऊंगा, ये वो बीच वाला पार्ट है। ये जो मैंने यहाँ 2 मैग्नेट दिखाई है, ये वाली नॉर्थ और पीछे वाली साउथ, ये रही वो मैग्नेट। तो आइडिया ये था, बंदे ने सोचा कि भैया अगर ऐसे मैं कनेक्शन कर दूं, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जाएगी यहाँ पर बढ़िया से, नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जाएगी। तो उसने सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी और मैं इस तार में एक करंट यहाँ से आई चला दूँ, आई ऐसे चला दूँ, तो
इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, तो इस तार पे मतलब ए बी सी डी, तो इस ए बी पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट हैंड पाम लूँ था, ये पाम अंदर की तरफ, तो इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। सर हमने तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से समझा है, तो भाई उससे लगा लो। ये देखो एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एफ बी आई, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर तो अंगूठा अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ यहाँ फोर्स लगी, ठीक है। और सिमिलरली इस पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, पाम बाहर, यानी इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। सर बी सी और ए डी पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, एंगल 0 डिग्री का है, तो इस पर कोई फोर्स वैसे ही नहीं लगनी। इसका मतलब ये दोनों फोर्स इसको घुमा देगी। अब जब ये घूमेगा, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये घूमेगा तो इसके साथ साथ ये पॉइंटर भी घूमेगा, और ये आपका पूरा का पूरा भार स्केल है, तो भैया जितना करंट होगा उतना ये घूमेगा और उतना पॉइंटर आगे की तरफ आपको बता देगा कि इतना करंट है। दिस वॉज द आइडिया। मतलब इसको बनाने के लिए सिंपल ही आइडिया है कि जितना करंट हो उतना ही ये घूम जाए। फाई क्या है, ये वो एंगल है कि कितनी डिग्री घूमा, तो जितना करंट हो उतने डिग्री ये घूम जाए। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहा। अगर 2 एम्पियर का करंट है तो ये 2 एम्पियर के हिसाब से इसको टॉर्क मिले और ये उतना ही घूमे ताकि 2 एम्पियर पे आ जाए। 10 एम्पियर है तो ज़्यादा घूमे, इसलिए जितना करंट उतना डिग्री से घूमना चाहिए। दिस वॉज द थॉट प्रोसेस इसको बनाने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या। तो ये थॉट प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा डायग्राम है। अब इसी को मैं उठा के, इमेजिन करो इसको मैं ऐसे उठाऊं और ऐसे उठा के इसको ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, तो स्केल आपके सामने आ जाएगा और ये पूरा का पूरा सेटअप ऐसे साइड वाइज आ गया, मतलब ऐसे आ जाएगा। क्या आप समझे? ऐसे आप यहाँ से देख सकोगे। तो ये था बेटा थॉट गैल्वेनोमीटर को बनाने का। आइए अब हम गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं और देखते हैं बनाने में दिक्कत क्या क्या आती है। ध्यान से देखो और डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो हमने 2 पोल ले लिए, एक ले लिया नॉर्थ, दूसरा ले लिया साउथ। वेरी गुड। नॉर्थ और साउथ से भैया बढ़िया से इधर हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप हो गई, सोने पे सुहागा, ठीक है, बढ़िया। अब इसके बीच में हमको रखनी है कॉइल। अब देखो ना यहाँ पर हमने क्या रखा है, करंट कैरिंग लूप रखा है ना। अब जितना ज़्यादा ये टर्न, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे उतना टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है ना। एन आई ए बी साइन थीटा, एन नंबर ऑफ लूप्स, तो हम एन भी रख देते हैं कि भैया अच्छा खासा घूम जाए। तो हम यहाँ पर बहुत सारे छल्ले बना देते हैं, एक पूरा का पूरा आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए आइए मैं इसको बनाता हूँ बढ़िया से, मैं इसको 3D में दिखाता हूँ या सिंपल बना देता हूँ। ये बहुत सारे हमने लूप बना दिए। ये लूप बना दिए। अब जाहिर सी बात है सर इसके 2 एंड भी निकालने, यहाँ आपने 2 एंड निकाल रखे हैं ना, इस पे एक जाएगा पॉजिटिव में, एक जाएगा नेगेटिव में। तो आइए यहाँ से 2 एंड निकालते हैं, 2 एंड निकालते हैं। तो एक एंड तो यही रहा ऊपर वाला, ये ऊपर वाला एंड, इसको तो ऊपर ही ऊपर निकाल लेते हैं, ये तो ऊपर ही निकल गया। और दूसरा इसको निकालना है तो इसको भैया ये बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, टर्मिनल 1 और इसको दे देते हैं टर्मिनल 2, ठीक है। टर्मिनल 1 और 2 से हमारे ये पॉइंट आगे गए और आगे जाके यहाँ पर एक कनेक्शन हो जाएगा, जहाँ भी इसे कनेक्ट करना है यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे जैसे हमने ये बना रखा है। एक है टर्मिनल 1 और एक है टर्मिनल 2, ठीक है ना। तो बिल्कुल आगे जाके ऐसा कनेक्शन हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब ये घूमेगा तो एक पॉइंटर चाहिए। तो मान लीजिए ये एक पॉइंटर है, मान लो इससे अटैच है, इससे अटैच एक पॉइंटर बना रखा है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा पॉइंटर, ठीक है ना। और ये बढ़िया से यहाँ पर एक स्केल बना हुआ है, ये पॉइंटर इस स्केल में वैल्यू जो है उसको दिखा देगा, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये दिक्कत है। तो प्रोसेस क्या है कि भैया जितना भी जैसे ही इस पर करंट जाएगा उतना ही ये टॉर्क लगेगा, उतना ही ये घूमेगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें दिक्कत देखो क्या क्या है, ठीक है। दिक्कत देखो, अभी तो बनाते टाइम ही बहुत दिक्कत है। ये आप देख रहे हो ये क्या बना रखा है, और ये क्या हवा में लटका रहेगा।
तार को ऐसे मोड़ मोड़ के ऐसे छोड़ दो तो हवा में लटक जाएगा, तो लटका थोड़ी रहेगा। कुछ ना कुछ होना चाहिए कि कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए जिस पे टिक जाए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिले से। चलो कोई बात नहीं, ऐसे मानो कि अभी तो सर ऐसे बनाया, अभी तो हम कागजी इसको बना रहे हैं ना। फर्स्ट करो तुम आए, तुमने इसको यूज़ करा, कनेक्शन करा, और कनेक्ट करने के बाद ये घूमा, और घूमने के बाद ये पॉइंटर एक जगह पे आ गया, ठीक है। अब रुकेगा नहीं रुकेगा उसको तो मारो गोली। ये पॉइंटर वहाँ आ गया, मान लो रुक भी गया, तो हमने बोला कि चलो सर हो गया, ये लो अपना गैल्वेनोमीटर वापस। मैंने गैल्वेनोमीटर ले लिया, अब मुझे चेक करना है। अब मैं जब चेक करूँगा मैं भी तो ये चाहूँगा कि ये पहले यहाँ से 0 पे आ जाए। अभी ये 0 मान लो यहाँ पर था, तुमने चेक करा, चेक करने के बाद तुमने देखा कि ये पॉइंटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये तो यहाँ से मूव करता हुआ ये यहाँ पर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ आ गया। अब तुमने मेरे को वापस दे दिया, लो सर अपना गैल्वेनोमीटर पकड़ो। अब मैं चाहूँगा ये वापस 0 पे आ जाए ना, मुझे भी तो चेक करना है। 0 पे कैसे आएगा? 0 पे कैसे आएगा? वापस भी तो आना है, वापस कैसे आएगा? कौन लेके आएगा इसको वापस? वापस लाने के लिए तो कुछ जुगाड़ है ही नहीं। तो ये वापस आ सके इसके लिए भी इसको दोबारा घूमना होगा, और अगर दोबारा घूमना होगा तो फिर से टॉर्क की ज़रूरत है। और ये टॉर्क क्या काम कर रहा है? इसको पुरानी पोजीशन पे लेके आ रहा है, रीस्टोर कर रहा है कि अपने पुरानी पोजीशन पे आ जा भाई, वापस लौट के घर आ जा। यानी ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो अब रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बड़ा ईजी है। देखो यहाँ पर आप एक स्प्रिंग लगा दो, दोनों जगह चाहो तो स्प्रिंग लगा दो। अब होगा क्या? देखो मैं दिखाता हूँ होगा क्या। ध्यान से देखो होगा क्या। होगा अब ये कि ये रहा आपका, ये मान लो करंट आया, तो करंट आने की वजह से ये घूमेगा, ये घूमा और पॉइंटर एक जगह पे आ गया। अब ये जो स्प्रिंग है ना, ये रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करके इसको वापस घुमा देगा और इसको कहाँ ले आएगा? उसी पोजीशन पे ले आएगा। क्या आप ये बात समझे? ये इसको उसी पोजीशन पे, शुरुआत वाली पोजीशन पे ले आएगा। आप टॉर्क लगाओ तो स्प्रिंग यहाँ पर टाइट होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके स्प्रिंग जो है, जैसे तुम करंट हटाओगे, करंट हट गया, देखो ये मेरी फोर्स है, ये करंट है, ये हटाया, अब करंट हट गया तो एक जगह आके ये रुकेगा और रुकने के बाद स्प्रिंग इसको दोबारा वापस ले आएगा ताकि आप इसे रीयूज कर सको। तो आपको आई होप स्प्रिंग का यूज समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। क्या आप ये बात समझे? इज दिस क्लियर? आई होप ये क्लियर होना चाहिए। ग्रेट, वेरी गुड। अब इसके से डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन कैसे करेंगे? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, अब ये बना नहीं है, अब इसमें और दिक्कतें हैं। एक एक करके समझ रहे हैं ना अपन, दिक्कत समझो। यहाँ तक तो समझ आया। सर इसको कैसे बीच में छोड़ दोगे? इसका भी जुगाड़ करते हैं, मतलब इसको किसी पे बांधना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सिलेंडर लगा के इसको उस पर लपेट देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी की क्या डेरिवेशन बन रही है और इस डेरिवेशन में दिक्कत क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है सर, स्प्रिंग लगा दिया। ये जो स्प्रिंग है ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना। ये रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर होता है बेटा C5 के, याद रखना C5। अब ये सर C5 क्या है? ध्यान से देखो सर, जो C होता है इसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है ना। और फाई आपका है कितना डिग्री टर्न हुआ, कितना आगे पॉइंटर कितना घूमा, या ये पूरा का पूरा कितना घूमा, 5 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री घूमा। अब सर C5 कैसे बनाया रीस्टोरिंग टॉर्क? भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम यहाँ से, तुम्हें किसी ने 10 रुपये दिए हैं और 10 रुपये दे के तुम आगे गए हो, तो वापस आना है तो 10 रुपये तो लगेंगे वापस आने में। तो कंडीशन ये कहती है कि जितना अप्लाइड टॉर्क है बेटा, उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए ना, उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए। अब रीस्टोरिंग टॉर्क, मास्टर जी आप कह रहे हो कि रीस्टोरिंग टॉर्क टी रीस्टोर ये बराबर है C5 के। अब ये C और 5 क्या है? देखो जो C है वो टॉर्जनल कांस्टेंट है। ये बेसिकली बेटा डिपेंड करता है जो स्प्रिंग आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर हेयर स्प्रिंग नाम का डिवाइस होता है जिसको यूज़ करते हैं। तो जो स्प्रिंग आप यूज़ कर रहे हो ये उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना टाइट। ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। 5 है जितना डिग्री ये घूमा है उतने से मल्टीप्लाई करो। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो 2 डिग्री घूमा है तो जाहिर सी बात है रीस्टोरिंग टॉर्क भी 2 डिग्री जितना होना चाहिए।
तो हम सी क्या है, सी होता है टोटल टर्न पर यूनिट डिग्री। मैं लिख देता हूं, टॉर्जनल कांस्टेंट आपको क्या बताता है, ये बताता है आपको टर्न, ये आपको बताता है टॉर्क टाउ रीस्टोरिंग टॉर्क पर डिग्री टर्न। मतलब 1 डिग्री का टर्न आया तो कितना टॉर्क लगेगा, ये सी आपको बताता है, ठीक है ना। तो अगर 1 डिग्री का टर्न आया तो सी आंसर है, अगर 2 डिग्री का टर्न आया तो बेटा 2C आंसर होगा, 10 डिग्री का टर्न आया तो 10C आंसर होगा। समझ रहे हो, सी वो एक वैल्यू, ये बिल्कुल वैसे ही है कि 10 बच्चे हैं, ऐसे समझो 10 नहीं, ऐसे मान लो 5 बच्चे हैं और 10 टॉफी है, तो बताओ 2 बच्चों को कितनी टॉफी मिली टोटल मिला के, 10 टॉफी हैं, 10 टॉफीज 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स और 10 टॉफीज हैं, तो एक कैसे निकल, 2 बच्चों को कितनी मिली। हाँ, अब ये जो तुमने आंसर बताया कि सर 2 बच्चों को 4 टॉफी मिलेंगी, ये तुमने कैसे बताया, तुमने पहले देखा एक बच्चे को कितनी टॉफी मिल रही है, तो तुमने क्या करा 10/5 सर 2 टॉफी। फिर मैंने पूछा बताओ 2 बच्चों को कितनी मिलेगी, तो तुमने एक बच्चे की टॉफी का जो आंसर आया उसको 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4। मैं पूछता कि बताओ 3 बच्चों को कितनी मिलती, तो तुम करते 2 × 3, 2 3 से सर 6 टॉफी मिलती 3 को। तो ये जो आपने शुरुआत में निकाला ना 10/5 के एक बच्चे को तो 2 मिल रही हैं बेटा, वही यहाँ पर सी है। सी आपको यही बताता है कि 1 डिग्री टर्न में कितना रीस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा, तो 2 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोटा मोटा हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क C5 है। क्या आप ये बात समझे, ग्रेट। आइए कंडीशन आ गई है, इसको अप्लाई करते हैं। तो रीस्टोरिंग टॉर्क यानी कि C5 दैट इज इक्वल्स टू टॉर्क अप्लाइड। अब इसमें कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो सर ये तो हम कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो आ चुकी है टॉर्क की, नहीं देखा तो देखो। इस पे टॉर्क लगेगा बेटा NIAB साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, थीटा है सर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो याद रखो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसको हटा दो। IA क्या होता है, IA होता है सर M, क्या होता है M, याद रखो ये सारी चीजें याद रखो, सब पढ़ाया हुआ है। IA क्या होता है या NIA क्या हो जाता है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये हो जाएगा MB साइन थीटा इक्वल्स टू C5, यानी M × B इक्वल्स टू C5। याद आया मैग्नेटिक मोमेंट। सर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट है, करंट इसमें कैसे जाएगा, करंट कैसे जाएगा, मान लो करंट यहाँ से गया, इधर से गया, इधर से गया, तो यहाँ से ऐसे, 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 ऐसे 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 और बाहर यहाँ से। तो करंट यहाँ से कैसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, इधर से नीचे इधर से ऊपर, तो ऐसे। तो मैग्नेटिक मोमेंट है बाहर की तरफ M, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो अभी फिलहाल इस डायग्राम के हिसाब से थीटा जो है वो 90 डिग्री है। क्या ये बात आप समझे, ये याद रखना, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये याद नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। क्या आप ये बात समझे। आइए अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकालते हैं, करंट किसके बराबर है, तो बेटा यहाँ से करंट बराबर हो जाएगा C5/NAB साइन थीटा। क्या आप ये बात समझे, तो ये C5 इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ देखो, N क्या है सर, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये N क्या है, N क्या है, यहाँ पर N क्या है, N है नंबर ऑफ छल्ले, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार लपेटा है, ठीक है। A क्या है, एरिया ऑफ लूप, इस लूप का एरिया, अरे भाई एक बार लपेट दिया तो एरिया फिक्स हो गया। अरे सर कैसे फिक्स हो गया, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये सारे अलग है। अभी ये समझाने के लिए बना है, असली में तो एक सिलेंडर होगा, उस पर अपन ऐसे लपेट देंगे, बिल्कुल ऐसे लपेट देंगे सिलेंडर पे, देखो ऐसे लपेट देंगे तो सबका एरिया फिक्स होगा। क्या आप ये बात समझे, सबका एरिया फिक्स होगा। इसका मतलब मोटा मोटा A भी कांस्टेंट है, B एक बार ये मोटी बड़ी बड़ी मैग्नेट लगा दी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फिक्स हो गई, इसमें भी कोई चेंज नहीं आना, तो B भी कांस्टेंट है। C का नाम खुद बोल रहे हैं भैया, रीस्टोरिंग टॉर्क देता है टॉर्जनल कांस्टेंट, मतलब C भी कांस्टेंट है, मतलब C N A B ये चारों के चारों कांस्टेंट है। इसका मतलब आप बोल सकते हो I कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज इक्वल्स टू K फाई/साइन थीटा, फाई/साइन थीटा। और जब K हटेगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, और वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये फाई/साइन थीटा। मतलब मोटा मोटा आपके पास जो रिलेशन आया, आपके पास आया I इक्वल्स टू, आपके पास आया I इज प्रोपोर्शनल टू
सॉरी आई प्रोपोर्शनल टू फाई बटे साइन थीटा, ये आपके पास स्टेटमेंट आ गया। ठीक, अब करंट जो है वो फाई पे डिपेंड कर रहा है, करना भी चाहिए, और थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है कि मतलब ये जो कॉइल है ये किस एंगल पे पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ध्यान से देखो, जब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था तो शुरुआती हमारी जो सोच थी वो ये थी, ये था थॉट प्रोसेस कि करंट केवल और केवल जितना करंट होगा उतने डिग्री का टर्न आना चाहिए, उस पर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन अब जो हमने डिराइव करा, जो देखा, उससे पता चला कि करंट सिर्फ फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, करंट तो फाई बटे साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। ये कितने एंगल पे है, ये कितने एंगल पे है भाई, उसमें भी डिपेंड कर रहा है। ये दिक्कत का विषय क्यों सर, क्या दिक्कत है? 90 तो है, अबे अभी 90 है, मैंने यूज करा, ये घूमा, मान लो इस पोजीशन पर नहीं आया, किसी और एंगल पे आ गया, तो तुम्हारा आंसर तो गलत आ जाएगा, गलत आ जाएगा ना। अरे मैं कह रहा हूँ छोड़ो, ऐसे यूज नहीं कर, उम्र के साथ साथ ये कुछ ऐसा हो गया, उम्र के साथ साथ पगला गया, चेंज हो गया, स्प्रिंग लूज हो गया, कुछ भी हो गया, उम्र के साथ साथ ये इस एंगल पे नहीं रहा, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। मान लो अगर ये ऐसे के बजाय, ये ऐसे के बजाय ऐसे ऐसे घूम जाए, तो क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर, साइन 0 डिग्री, यानी 0 से करोगे, अरे भाई इन्फिनिट, आंसर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब खराब हो जाएगा। तो ये दिक्कत है ना, गैल्वेनोमीटर में दिक्कत है, ये साइन थीटा हमें बहुत तंग कर रहा है, हमको इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हटाने का जुगाड़ क्या है? सोचो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, इसको हटाना है। सर हटाने का जुगाड़ तो ये है कि ऐसी सिचुएशन हमेशा मिले कि मैग्नेटिक मोमेंट बाहर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हमेशा मिल जाए। अगर 90 डिग्री हमेशा मिला तो हमें साइन थीटा तंग नहीं करेगा, साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करा जाए? तो इसके लिए देखो फिर से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और देखो बहुत प्यारी सी इजीली कंस्ट्रक्ट करा है हमने। ये जो दो मैग्नेट है इसको ऐसे ना बनाकर इसको ऐसे बना दिया, कर्व दे दिया। जी हाँ, कर्व देने से हमारी जो दिक्कत है वो बेटा खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी आइए मैं आपको समझाता हूँ। खत्म कैसे होगी? देखो अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें कुछ ऐसे जा रही होगी, अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें कुछ ऐसे जा रही होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? रेडियल। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? ये है बेटा, ये है आपके पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। सर इससे क्या हो गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ? अब इससे क्या फ़ायदा हुआ ध्यान से देखो। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैं एक इसका पूरा क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाता हूँ आपको ताकि आपको ये समझ आए। हाँ, हमने क्या करा, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेट, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और हमने एक सिलेंडर जिसको तार पे लपेटना है वो इसके बीच में ऐसे डाल रखा। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो समझो ये सिलेंडर जो है ना उसका फ्रंट, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो ये रहा वो सिलेंडर जिसमें हमने तार को ऐसा लपेट रखा, बहुत सारी तारें ऐसे लपेट रखी है। मैं इसको अगर आपको ऐसे करके साइड से दिखाऊं, मतलब इस पूरे को मैं ऐसे कर दूं, सिलेंडर पीछे तक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके आपको दिखाऊं तो आपको ये ऐसा दिखेगा। क्या आप समझे? इससे ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा आपको। ये रही मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा सिलेंडर। इस सिलेंडर पे हमने तार को लपेटा हुआ है। ठीक है, तार को लपेट देते हैं। ये तार हमने इस पे ऐसे लपेटी हुई है। यहाँ से ये तार पीछे तक गई हुई है, ऐसे गई हुई है, और यहाँ से इस वाले पार्ट से, ये जो सिलेंडर का पीछे वाला पार्ट है, इस पे भी जाहिर सी बात है तार आ रही है। ठीक है ना, तार आ रही है और पीछे से यहाँ आ रही है। ये ऐसे लपेटा हुआ है हमने। ठीक है, और इस पूरे को सोचो, इस सेटअप को ऐसे उठाया और ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, तो ये रही वो तार, ये रही तार, ये रहा बेटा वो सिलेंडर आपका। दिस इज द सिलेंडर, ये रहा वो सिलेंडर। ठीक है ना,
ये पूरा सिलेंडर है और दो टर्मिनल इसके निकाल के इससे जोड़ दिए, इसको ऐसे रख दिया। ऐसे रखने से हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई। सर कैसे दूर हो गई? बेटा साइन थीटा ऐसे करने से हर बार साइन थीटा 1 आएगा, यानी थीटा 90 डिग्री। सर कैसे? मैं नहीं मानता, देखो दिखाते हैं आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले। ये जो सिलेंडर है ना, ये बेटा बना हुआ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। हर बार नहीं बनाते इसको, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि दूसरा मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो डैम्पिंग प्रोवाइड करता है, जिसको डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है? पॉइंटर है ना, देखो जो अप्लाइड टॉर्क होता है वो इस पॉइंटर को आगे लेके जाता है, रीस्टोरिंग टॉर्क इसको पीछे लेके जाता है। लेकिन इसको जो एक पॉइंट पे ऐसे खट से टक करके रुके, ये काम कौन करता है? इसके लिए डैम्पिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो उस पॉइंट पे ये ऐसा होवर करने लग जाएगा, ऐसा करेगा, ठीक है ना, ऐसे टर्र। तो हम चाहते हैं ऐसे टर्र ना हो, हम चाहते हैं ऐसे टक से आए, टक, नॉट टर्र, ये सब ना हो, ये सब ना हो, सीधा टक से आए। तो टक से के लिए डैम्पिंग होती है, तो वो डैम्पिंग भी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब समझो हम बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं चीज़, ठीक है। तो आओ पहले तो दिखाता हूँ कि इससे हमारी प्रॉब्लम कैसे दूर हुई। आइए देखते हैं तो इससे प्रॉब्लम कैसे दूर हुई। अब ये डायग्राम था हमारे पास, ठीक है। इस पर हमने तार ऐसे लपेट के मैंने आपको दिखा रखी थी। मैं चाहता हूँ कि हम इस डायग्राम को सामने से देखें, मतलब मैं यहाँ से इसको ऑब्जर्व करूँ। जब मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा इस वाले डायग्राम में, समझ गया ना, इस वाले डायग्राम में। सर ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो लाल से, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी बढ़िया से, बढ़िया से, ठीक है ना। तो हम इसको सामने से देख रहे हैं, मतलब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, बिल्कुल सामने से, नीचे नहीं है ये। मैं जहाँ मैं मेरी आँखें, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए इस पर तार लपेट रखिए, आइए मैं इस पर तार लपेट के दिखाता हूँ। ये ऐसे तार लपेट रखिए, ठीक है, ये तार लपेट रखिए ऐसे, ठीक है। व्हील कौन सा है हमारे पास? ये पूरा का पूरा बड़ा व्हील है। अब तुम एक बात बताओ, तार ऐसे लपेट रखी है, इस पे करंट भी चलेगा। मान लो इस पे करंट ऐसे चल रहा है, मान लो इस पे करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे, यानी ऊपर की तरफ। मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा मेरे को, मैग्नेटिक मोमेंट इसके 90 डिग्री पे होगा, ऐसे। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। समझना इस बात को, समझना, एकदम से चमकेगा ये आपको, ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो थीटा है, थीटा हमारे पास एरिया वेक्टर, और ये समझे ना थीटा क्या है? ये जो थीटा आ रखा है, ये थीटा क्या है? ये बेसिकली एंगल है किसके बीच का? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो जाहिर सी बात है एरिया वेक्टर भी तार का ऐसा ऊपर की तरफ है, देखो ना, ऐसे ऐसे लपेट रखा है। तो एरिया वेक्टर, ये एरिया है तो इसका ऊपर एरिया वेक्टर ऐसा जाएगा, ये एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर भी, ठीक है। अब मैं इसको इमेजिन करता हूं कि अभी ये ऐसे है, ठीक। तो अगर ये ऐसे है तो ध्यान से देखो, ये वाली जो रेड लाइन है, ये वाली जो रेड लाइन है, ये जो बीच से ऐसे जा रही है, इसके ये 90 डिग्री पे आ रहा है, देखो बढ़िया से 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक। लेकिन सर जरूरी थोड़ी ऐसे, ये अगर मूव हो जाए तो, ये अगर हिल जाए तो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आइए इसको मूव करके दिखाता हूँ। मान लो इसको किसी ने मूव कर दिया, इसको किसी ने मूव कर दिया, मान लो इसको ऐसे मूव कर दिया, ऐसे मूव कर दिया। अगर इसको ऐसे मूव कर दिया किसी ने, अगर इसको किसी ने ऐसे मूव कर दिया, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया वेक्टर, और जो ये वाली, अब जो ये वाली लाइन कौन सी? ये वाली, ध्यान से देखो, ये वाली सेकंड वाली, इसके देखो ये अब भी 90 डिग्री पे। सर किसी ने और मूव कर दिया, मान लो एक समय के साथ फिर से मूव हो गई, तो भाई इससे फिर से मूव कर दो। देखो अब इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा ऐसे मूव कर दो, ये इसको ऐसे मूव कर दो, तो आपको एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी। देखो ये दूसरी वाली, ये ऐसे, इसके, या तीसरी वाली, देखो ये तीसरी वाली, ये तीसरी वाली, ये थर्ड वाली, ये देखो ये लाइन कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है यहाँ से, और ये देखो 90 डिग्री पे आ गई। मतलब इसको कैसे भी मूव कर दो, कितना भी टेढ़ा आ जाए, थीटा किसी ना किसी इस रेडियल डायग्राम की वजह से कोई ना कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ही जिसके ये 90 डिग्री पे आएगा, थीटा आपको 90 मिलेगा। एक बार 90 डिग्री पे आया तो आपकी ये पूरी की पूरी डेरिवेशन, कौन सी? ये पूरी की पूरी डेरिवेशन, ये जो हम कर रहे हैं, NIAB sin थीटा इक्वल्स टू C फाई। अब यहाँ से आप साइन थीटा हटा सकते हो। अब आप यहाँ से सिंपल, उसको मत देखो अभी, आप सिंपल बोल सकते हो कि सर अब टॉर्क अप्लाइड इक्वल्स टू टॉर्क रीस्टोर। सर टॉर्क रीस्टोर है C फाई, ये है NIAB sin 90, यानी NIAB इक्वल्स टू C फाई,
यानी I इक्वल्स टू C5 बटे NAB, CNAB इज कांस्टेंट, तो I इक्वल्स टू K5 यानी I इज प्रोपोर्शनल टू 5, एग्जैक्टली वो जो हम चाह रहे थे। क्या आप ये बात समझे? करंट बिल्कुल उसके प्रोपोर्शनल है। दिस इज द डायग्राम। अगर वही है खून ज़्यादा गर्म है, चाहते हो और ज़्यादा पढ़ना, तो भैया ये देख लेना, सारी चीज़ें इसमें दिखा रखी है। क्रॉस सेक्शनल व्यू है, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू मेक अ गैल्वेनोमीटर हु कैन डिटेक्ट अ करंट। इस तरीके से आप करंट को डिटेक्ट करते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है करंट सेंसिटिविटी का। यहाँ से जेई में बहुत सवाल बनते हैं। देखिए क्या है करंट सेंसिटिविटी का, क्या है? सेंसिटिविटी समझते हो ना, छुई मुई पना है, मतलब कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत सेंसिटिव आदमी है, छोटी छोटी बात पे पूरा मान जाता है। आजकल चल रहा है वो बिग बॉस में वो देखा ना क्या हो गया कि हाँ भाई ऐसे करके एक धक्का लग गया, बिग बॉस इसने मार दिया मुझे, इसने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देना, है ना। छोटी सी बात पे अरे भाई रे हाय 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 कर देना। तो ये छोटी बात पे जो हाय हाय करने की ये जो आदत है ना, इसी को ही सेंसिटिविटी कहते हैं। अब कुछ ऐसे हैं कि जैसे आजकल तो तुम देख भी रहे हो जेनजी और हम मिलेनियल्स में, जैसे हर मिलेनियल घर में बहुत पिटा, लेकिन मैं खुद बीइंग अ पेरेंट मैं भी चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि यार मैं बच्चों को थोड़ा सा उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करूँ, उसके हिसाब से बात करूँ, उसके हिसाब से समझाऊँ। मारम पिटाई हम मतलब भूल ही जाओ, कुछ है ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है आजकल की जनरेशन ज़्यादा सेंसिटिव, हम भी होते थे भाई, लेकिन पिट पिटा के रो के फिर ठीक हो जाते थे। तो ये सेंसिटिविटी ज़्यादा है आज की जनरेशन में। तो करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब हुआ कि कोई जो छोटे मोटे करंट मिलते के साथ ही ऐसा हुआ मचा दे रहा है भाई, करंट आ गया, करंट आ गया, है ना। एक तो ये कि 2 एम्पियर का करंट है पता ही नहीं लग रहा, बैठे हुए आराम से हैं, और एक ऐसा कि 0 पॉइंट माइक्रो एम्पियर का करंट भी आया कि अही दैया एकदम से कि ये क्या हो गया, समझे। तो ये करंट सेंसिटिविटी है। सो दिस इज करंट सेंसिटिविटी, कि छोटे से करंट का भी बिल्कुल माहौल बना देना। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है? इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट फ्लो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब कितना डिफ्लेक्शन दे देता है छोटे मोटे करंट से भी। अब इसका क्या फॉर्मूला है? तो ध्यान से देखो, हमने अभी देखा कि टाउ अप्लाइड जो था सर, वो टाउ रीस्टोरिंग के बराबर था, यानी NIAB इक्वल्स टू C5 के बराबर था। साइन थीटा नहीं डालूंगा, उसका जुगाड़ हो गया है। तो क्या है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, कि भैया पर यूनिट करंट पे कितना डिफ्लेक्शन, मतलब मैं फाई बटे आई की अगर वैल्यू निकालूं तो ये बराबर हो जाएगा, फाई बटे आई इज NAB बटे C। देखो ये आ जाएगा फाई बटे आई इक्वल्स टू NAB बटे C, फाई आई NAB बटे C। तो ये क्या है? फाई बटे आई क्या है? फाई बटे आई ही ये पूरा का पूरा, दिस इज नथिंग बट योर करंट सेंसिटिविटी। ये करंट सेंसिटिविटी है, मतलब करंट सेंसिटिविटी NAB बटे C के बराबर है। ध्यान से देखो, आप बोल सकते हो कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, मतलब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो आपके करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब कितने बड़े बड़े जो छल्ले बना रहे हो, लपेट रहे हो, उसका एरिया कितना बड़ा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा है चुंबक के बीच में, वो कितनी पावरफुल है। और फोर्थ पॉइंट, करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्जनल कांस्टेंट, मतलब टॉर्जनल कांस्टेंट जितना बढ़ेगा करंट सेंसिटिविटी उतनी कम होगी। तो ये है आपके पास फैक्टर्स ऑन विच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स। तो ऐसे सवाल आपको जेई में भी देखने को मिलेंगे। वो पूछेगा करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा या कम कर सकते हैं। सो दिस इज द वे जिसकी बेसिस पे आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब छोटे मोटे करंट का समझो ना, छोटे मोटे करंट का हुआ बना देना इस करंट सेंसिटिविटी। तो छोटी मोटी वोल्टेज का हुआ बना देना इस वोल्टेज सेंसिटिविटी। छोटी मोटी वोल्टेज आते ही बता दिया कि हाँ वही वोल्टेज है। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखो वही सेम तरीका सर, टाउ अप्लाइड हमको पता है टाउ रीस्टोरिंग के बराबर है, मतलब NIAB इक्वल्स टू C5, मतलब I इक्वल्स टू C5 बटे NAB। अब सर हमको पता है किसी भी सर्किट में हम ये जानते हैं कि
V इक्वल्स टू आई आर होता है। V है वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस। तो अगर मैं I की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो V इक्वल्स टू हो जाएगा C5/NAB टाइम्स R। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? 5/V। तो 5/V किसके बराबर है? 5/V, सर इसको यहाँ फेंक दो, NAB/R। R नीचे आ जाएगा और C भी नीचे, RC। ये आ गया। दिस इज नथिंग बट योर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है। अब अगर इसके भी आप फैक्टर्स देखो तो यहाँ से CBSE में एक बहुत शानदार क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। समझना, इसको अगर ध्यान से देखो, आओ इसी के बेसिस पे हम फॉर्मूले बनाते हैं और मैं आपको गलती दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, तो आप बोल सकते हो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? N के, यानी नंबर ऑफ टर्न्स के। ठीक है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है। दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दूसरा सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तीसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम बढ़ा दोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, इसके है। क्या आप ये बात समझे? तो वो CBSE में आपसे पूछता है कि बताओ, इसके हिसाब से हमने ये बनाया कि बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, या क्या करंट सेंसिटिविटी के तरीकों से क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी पे भी फर्क पड़ेगा या उस पर होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसमें बेटा ये ऑप्शन आपको नहीं लिखना है, ये नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा सकते। सर क्यों? यहाँ तो दिख रहा है N के प्रोपोर्शनल है, N बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अभी अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े तो उसके प्रोपोर्शनल में N बढ़ाया तो उसके प्रोपोर्शनल में ये रेजिस्टेंस भी तो ऐड होता जाएगा। जितनी शादियां करोगे उतना साला या साली मिलते जाएंगे, सास ससुर साथ में आएंगे। समझे? तुम सोच रहे हो कि दूसरी शादी कर लेता हूँ, एक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, बीवी मिल जाएगी, अबे उसके साथ साथ परिवार भी मिलेगा। समझे या नहीं समझे? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या सर के 2 शादी नहीं करनी है 2 तो नहीं करनी, एक हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते के साथ ही एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड होता है। तो जहाँ जैसे तुम N बढ़ाओगे R भी बढ़ जाएगा, तो नल हो जाएगा इफेक्ट, कुछ इफेक्ट होगा ही। इसलिए यही सिर्फ 2-4 चीज़ें हैं जिस पे आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछेगा भी कि क्यों नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? दिस इज द रीजन, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आइए इस पर कुछ सवाल। आइए तो पहले कुछ बेसिक सवाल देखते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या कह रहा है, फॉर्मूले आपके पास है। कह रहा था कॉइल ऑफ मूविंग गैल्वेनोमीटर हैज एन इफेक्टिव एरिया। आपको ए दे रखा है, जो सबसे पहले आप गिवन लिखने की आदत डालो, ये एरिया दे रखा है। इट इज सस्पेंडेड टू इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बी भी आपको दे रखा है कितना, 2 × 10⁻²। कह रहा है इफ द टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द सी भी आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁹। देन फाइंड द करंट सेंसिटिविटी मतलब 5/I आपसे पूछ रहा है, विच इज नथिंग बट NAB/C। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? N कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। एरिया कितना है? एरिया है 5 × 10⁻²। और B कितना है? B है सर 2 × 10⁻², दोनों -2 है। अच्छा, और C कितना है? 4 × 10⁻⁹। बस इसको आप सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल, 2 दूनी 4, इसको काटो तो 2.5 आ जाएगा। तो इससे इसको काटो, कितना हो जाएगा? -5, 6, 7, 8, 9। इसको ऊपर भेज दो तो कितना आया? यह आया 2.5 × 10⁻⁵।
यानी कि लगभग लगभग 250 मिली, ठीक है ना, रेडियन पर एम्पियर, ठीक है ना, रेडियन पर एम्पियर। 250 आएगा ना, एक बार मल्टीप्लाई करा 25, फिर एक और करा तो 250 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया 250 मिली मतलब 10 की पावर 3। अच्छा सर गलत कर दिया यार, मिली कर दिया, आई एम सॉरी, माफ़ी, किलो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर। सारी वैल्यूज़ को लगाने के बाद ये आपके पास आंसर आया -2 बिल्कुल ठीक है, 4 5 6 7 8 9 बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ आंसर आया। देन हमारे पास क्या, देखो क्या कह रहा है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 100, ठीक है, और ईच टर्न का एरिया आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.01, ठीक है। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज 0.05 रेडियन व्हेन अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर इज पास, ठीक है, मतलब फाई आपको दे दिया 0.05 रेडियंस में ही है, और करंट आपको दे दिया 10 मिली एम्पियर। फाइंड द टॉर्जनल कांस्टेंट, सी आपसे पूछा है, तो आपको पता है भाई फाई बाय आई इक्वल्स टू NAB/C, तो C हो जाएगा NABI/5, यानी n की वो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, यानी 100 इंटू में 2 × 10⁻⁻4 इंटू में 0.01 इंटू में 10 × 10⁻3/5। फाई इज हाउ मच, फाई इज 0.05। ऑल यू गॉट टू डू इज इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरे से ये डेसिमल हट जाएगा, बचेगा नीचे 5 से इसको निपटा देना, 5 दूनी 10 ऐसे कर देना, तो कितना हो गया 10 की पावर -4, और ये तो 1 2 से बेटा ये 2 हो जाएगी, यहाँ बचेगा -1। तो अब आपके पास फाइनल आंसर आया, सी आपके पास आया 2 दूनी 4, तो 4 × 10 की पावर कितना बचा -4 और -1 -5, सी की वैल्यू ये आई, ठीक है ना, 4 × 10⁻⁻5। सो दैट इज़ हाउ यू डू इट। ये थे आपके पास कुछ सवाल। अच्छा एक और सवाल है हमारे पास, प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ देखो क्या कह रहा है, कह रहा करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू द कॉइल। ये हो गया क्या अभी? अच्छा नहीं सॉरी, कह रहा है करंट है कितना 0.5 एम्पियर, ये पास करा है कॉइल से गैल्वेनोमीटर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 500 है। ईच टर्न हैज़ एन एवरेज एरिया ऑफ टर्न आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁻4, और कह रहा है अगर टॉर्क इसमें लग रहा है 1.5 का स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू आपको निकालनी, ठीक ओके। तो सर टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है M×B यानी MB sin थीटा, यानी एंगल तो 90 डिग्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो टॉर्क आ गया M.B। तो टॉर्क आपको कितना है 1.5/M = B, ये आपके पास आंसर आएगा। अब M की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगा? ये होगा NIA के बराबर। तो मैग्नेटिक मोमेंट है N यानी कि 500, करंट है इसमें 0.5 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3 × 10⁻⁻4। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो इसको रखेंगे कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 75, तो 75, 10 की पावर -4 -5, -5 में से 2 गया तो -3, 10 की पावर -3, ये मैग्नेटिक मोमेंट आया। इसको उठा के यहाँ रख दो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, B = 1.5/75 × 10 की पावर 3। इसको काटो तो 1 0 से ये गया, बचा 2, 5 × 15, 5 5 × 7 25, 3 × 3 3 5 15, 1/5 यानी 5 दूनी 10, 0.2 × 10⁻², यानी कि 2 एक बार करा 10 नहीं 20 हो जाएगा, 100 से करा ना, एक बार करा तो 2 और यानी 20। तो मैग्नेटिक फील्ड इज 20 टेस्ला, 20 टेस्ला की, ठीक है। देख लेना ज़्यादा 10 का इधर उधर गड़बड़ हो सकती है, आंसर ये आएगा। आई होप यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे इसको करना है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है।
अब आइए देखते हैं कुछ जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जेई में प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए 2023 का बेटा एक सवाल है, कह रहा है सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैव अ फिक्स्ड कोर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं। द फंक्शन ऑफ दिस मेटेलिक मटेरियल, इसका क्या फंक्शन है? टू प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं, टू ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली, टू मेक द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड रेडियल नहीं। चौथा, टू ऑसिलेट द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं। ये तो सब करना ही नहीं। इसका सही जवाब है बेटा ये डैम्पिंग के लिए यूज होता है बी, टू ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली, फटाफट, वही मैंने बताया था ना, टर नहीं चाहिए, ठक चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये यूज होता है कभी कभार ताकि आपको डैम्पिंग प्रोवाइड कर सके। तो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जिसमें डिफ्लेक्शन कॉइल इज 0.05, ठीक है, इतना डिफ्लेक्शन दिया है रेडियंस का, ठीक है, इतना डिफ्लेक्ट करा है कितने करंट पे? 10 मिली एम्पेयर के करंट पे। इफ द मतलब करंट सेंसिटिविटी आपको मिलेगा ये 0.05/10। इफ द टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन, अच्छा सी दे रखा है इतना, तो आपको कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड, बी भी आपको दे रखी है, अरे ये तो ऐसा लग रहा है मैंने करवाया है अभी। द नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको दे रखे हैं 200। कह रहा है एरिया बता दो, तो भैया 5/I इक्वल्स टू NAB/C है, यानी कि A बराबर है 5/I इंटू में C बटे का NB। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, आइए इस पर रख देते हैं। तो 0.05 बटे का 10 मिली एम्पेयर इंटू में C इज 4 इंटू 10⁻⁻5 बटे n, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स 200 और मैग्नेटिक फील्ड है 0.01, ये बराबर है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और फटाफट देखते हैं क्या है। तो पहले पावर का देखो, 10 की पावर 2 और ये 2 4, मतलब 10 ये 2 देखो, इस डेसिमल से ये दोनों निपट गए और इससे ये निपटा, तो ये बचा -2, ठीक है। तो नीचे तो बस यही बचा 2 इंटू 10⁻⁻2 और ऊपर क्या बचा सर? 10 की पावर -5 और ये, तो 10 की पावर 5 6 7 -7 इंटू 5 चौका, ये आ गया 20, काटा पिटी हुई तो ये आ गया 10 और इससे इसको काटा तो -2 से ये गया -5, सॉरी 5 6 7, तो और ऊपर भी क्या है 10, तो आपके पास मिला 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -4 जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो 10 की पावर 4 से गुणा 1 होगा आंसर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटी। डी ऑप्शन इज करेक्ट, समझे ना? डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, दैट इज हाउ यू डू इट। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2022 में आपसे पूछा है द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज। क्या फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी का? करंट सेंसिटिविटी का NAB/C। तो डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ना भाई, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स से तो करंट सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर बी, अच्छा 2 होने वाले हैं तो बी एक तो आंसर होगा। फिर डिक्रीजिंग द एरिया नहीं, तो डी होगा। डिक्रीजिंग द टॉर्जनल, सी को घटाने से ये बढ़ जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज बी एंड डी, बी डी, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आइए देखते हैं कन्वर्जन देखते हैं। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे आप एक एमीटर से गैल्वेनोमीटर को कैसे आप एक एमीटर में कनेक्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। बेहद आसान है, कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है आपके लिए है। पहले तो एमीटर क्या होता है, तो याद रखो एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना है, करंट को मेजर करने के काम आता है। एमीटर सर्किट में, ये तो 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, कैसे कनेक्ट होता है? हमेशा सीरीज में, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एलिमेंट जिसमें आपको इसे कनेक्ट करना है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ये आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है, तो जो एमीटर लगाओगे वो सीरीज में, मतलब अरे बाप रे पूरा का पूरा निपट गया, पूरा का पूरा ऐसे लगेगा एमीटर। ये एमीटर का सिंबल है, प्लस के साथ प्लस, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ऐसे लगेगा। सर क्या होगा अगर मैं इसको उल्टा लगा दूं, बताओ क्या होगा? इसको एमीटर को उल्टा, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस, बताओ वैल्यू देगा? देगा, वैल्यू देगा। अरे इसको नहीं पता, ये इंसानों के लिए है प्लस माइनस,
ये इंसानों के लिए, इसको नहीं पता, ये वैल्यू दे देगा लेकिन उल्टी वैल्यू देगा। जैसे 2 एम्पियर आंसर होगा तो -2 एम्पियर देगा। ठीक है, क्या इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस? बिल्कुल नहीं, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप ऐसे कनेक्ट करो। ठीक है, लेकिन याद रखना आपके वाइवा का सवाल बन सकता है यहाँ से। फिर आपको क्या रहा है, द स्मॉलर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर द मोर एक्यूरेट द रीडिंग। ये भी याद रखो, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल कम होना चाहिए। ठीक है, और आइडियल एमीटर का तो 0 होना चाहिए। एंड एमीटर इज सेट टू बी आइडियल, ये देखो ये रही, जो बोला था वही आ गया। ठीक है ना, तो ये कुछ कंडीशन है एमीटर की, आपको बेटा अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये रहा आपके पास गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये G क्या है, ये इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बनाना है तो बेटा ये बनता है जब आप इसको एक शंट रेजिस्टर इसके पैरेलल में लगा दो, ऐसे लगा दो। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द शंट रेजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, ये होता है आपके पास शंट रेजिस्टर, मतलब बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टर, ताकि जो मेन करंट आ रहा है, मान लीजिए मेन करंट जो भी आ रहा है इसमें से I में से कुछ तो गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा और बाकी बचा हुआ I माइनस IG ये बेटा इधर चला जाएगा, I माइनस IG इधर चला जाएगा। तो इसकी अगर आप कंडीशन देखोगे तो आप बोलोगे I माइनस IG टाइम्स S इज इक्वल्स टू IG डॉट G। तो ये आ गया, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, याद रखो ये रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये है रेजिस्टेंस शंट का। तो आपसे बोलेगा इस S की वैल्यू बता दो, तो देखो ये S बराबर होता है IG अपॉन I माइनस IG टाइम्स G। दिस इज द फॉर्मूला। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक बार देख ले, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना हमारी, हाँ बिल्कुल हो रही है, बढ़िया से हो रही है। ठीक है, क्या ये बात समझे? सो दैट इज़ हाउ यू डू इट। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया बेसिकली आपके पास एमीटर बनाने का जुगाड़। अब ऐसे ही वोल्ट मीटर बनाने का भी जुगाड़ है। वोल्ट मीटर क्या होता है सर? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मेजर करते हैं। एमीटर बनाया था गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, देखो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा के। अब याद रखो ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा ये जो सेटअप है, ये जो पूरा सेटअप है, यही है आपका एमीटर। इस पूरे सेटअप को ही अपन एमीटर कहते हैं, याद रखना। ये पूरा का पूरा सेटअप ही आपका एमीटर है, ये पूरा का पूरा सेटअप ही आपका एमीटर है। इसी सेटअप को आप यहाँ ये यहाँ लगाते हो, तो एमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाना और फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को सीरीज में लगाना, ऐसे बनता है एमीटर। अब तुम इसका बिल्कुल उल्टा याद कर लो तो आपका वोल्टमीटर बन जाएगा। देखो उल्टा, देखो क्या मेन चीज़ें क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस है एमीटर में, इसको पैरेलल में लगाना है और पूरे के पूरे सेटअप को सीरीज में लगाना है सर्किट के, ये होना चाहिए। अब इसका मैं कह रहा हूँ उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा, इस पूरे का उल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। पहले तो स्मॉल की जगह हाई रेजिस्टेंस है और पूरे के पूरे सेटअप को पैरेलल में नहीं लगाना बल्कि सीरीज में लगाना है, सीरीज में लगाना है। ठीक है, तो सीरीज में लगाना है पूरा का पूरा हाई रेजिस्टेंस सीरीज में, और पूरे के पूरे सेटअप को कैसे लगाना है, सीरीज में नहीं लगाना बल्कि पूरे के पूरे सेटअप को पैरेलल में लगा देना, पूरे के पूरे सेटअप को पैरेलल में लगा देना। ये इसका उल्टा है, ये तुम बस याद कर लो, आपका वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये है आपका एमीटर का जुगाड़ याद करने का, और ये है आपका वोल्ट मीटर का। आओ देखते हैं तो वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। ये पहले तो वोल्ट मीटर कनेक्ट कैसे करा जाता है, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है। मतलब दिस इज द सर्किट, ये आपके पास सर्किट है और मैं चाहता हूँ कि कितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो मैं वोल्ट मीटर को ऐसे पैरेलल में लगाता हूँ। देखो पीछे भी बताया है पैरेलल में लगाना है सर्किट में। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाया जाता है एक लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के। देखो
मैंने क्या बोला था, सीरीज में लगाना है हाई रेजिस्टेंस, हो गया यार। तो लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में, तो ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में आप एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, तो ये पूरा का पूरा सेटअप आपका, ये पूरा का पूरा सेटअप आपका बन जाएगा वोल्ट मीटर, ये पूरा का पूरा सेटअप आपका बन जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है ना। ये करंट जा रहा है आई करंट, तो ध्यान से देखो, आप बोल सकते हो V इक्वल्स टू आई आर, कुछ वोल्टेज भी होगा, है ना, तो आप बोल सकते हो V इक्वल्स टू आई कितना, G प्लस आर हाई, जिसमें आप बोल सकते हो V बाय आई माइनस G इक्वल्स टू आर हाई। ऐसे आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वो रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगेगा, ठीक है ना। तो यही कुछ बातें हैं। आपको फिर कह रहे हैं द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, बिल्कुल उल्टा। करंट में क्या था, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना बढ़िया, और आइडियल का तो जीरो होना चाहिए। वोल्ट मीटर का जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, और आइडियल का तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए वोल्ट मीटर के लिए। कभी कभार सीबीएसई पूछता है कि क्यों वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं लगाते, ये पूरे सेटअप को हम ऐसे पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में लगा दिया तो दिक्कत ये है कि इसके साथ लगा है हाई रेजिस्टेंस, मतलब एक हाई रेजिस्टेंस आ जाएगा, करंट चल ही नहीं पाएगा, इसलिए करंट वोल्ट मीटर को कभी सीरीज में नहीं लगाते, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। आइए देखते हैं बेटा इसके कुछ सवाल। तो पहले कुछ बेसिक सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है आपको। पहला सवाल देखिए, पढ़िए इसको, क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक द 1 मिली एम्पेयर 20 ओम गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट है इतना और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 20 ओम, जिस आप इसको एक एमीटर में कैसे बना सकते हो जिसकी रेंज ये हो, मतलब 0 से 50 मिली एम्पेयर तक का करंट नाप ले, मतलब मैक्सिमम 50 मिली एम्पेयर तक का करंट नाप लिया जाए, मतलब आई की वैल्यू होनी चाहिए 50 मिली एम्पेयर। अब कैसे बनता है, तो सर एक रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा। मतलब ये गैल्वेनोमीटर है तो एक शंट रेजिस्टेंस ऐसा पैरेलल में लगाना पड़ेगा हमको, ताकि ये पूरी वैल्यू आ जाए। अब जो जो चीज़ें इसमें हमें पता है, आइए उसको हम इस पूरे के पूरे डायग्राम में रिप्लेस कर लेते हैं। तो इसमें गैल्वेनोमीटर की वैल्यू हमें पता है, कितना है गैल्वेनोमीटर की वैल्यू, ये है 20 ओम, और इसमें करंट कितना जाता है 1 मिली एम्पेयर, और ये कितना मेजर कर पाए 50 मिली एम्पेयर कर पाए, मतलब 49 मिली एम्पेयर ऊपर चला गया। अब आओ इसमें सॉल्व करो, तो भैया वोल्टेज ड्रॉप तो सेम ही होगा, यहाँ जितना वोल्टेज ड्रॉप उतना वो यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो सर ये कंडीशन हमने बना रखी है शंट रेजिस्टेंस की, कि इसकी क्या वैल्यू आती है, यहाँ कितना I माइनस आई जी एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। ये कैसे बनाया, फिर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी ये कर दिया। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है, मतलब 49 मिली एम्पेयर इंटू में रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए बराबर होगा 1 मिली एम्पेयर इंटू में जो यहाँ रेजिस्टेंस है यानी 20 ओम, यानी S बराबर हो जाएगा 1 मिली एम्पेयर इंटू 20 बटे 49 मिली एम्पेयर। ध्यान से देखो, तो मिली से मिली निपटा, 20 बटे 49, अगर ये 20 बटे 50 होता, अप्रॉक्सीमेशन लगाऊं तो 20 बटे 50 का मतलब यहाँ से ये गया, ये 1/2.5, 2/5, तो ये अप्रॉक्सीमेट 2/5 ओम के आसपास आएगा, यानी लगभग 0.5 चौक 20, 0.4 ओम। अब ये 50 अगर नीचे 5 होता तो जाहिर सी बात है, नीचे 5 तो है नहीं, नीचे 49 है, मतलब ये कम है, यानी ये कम है तो ये आंसर ज़्यादा आएगा, मतलब इस जो फाइनल आंसर होगा वो ग्रेटर देन 0.4 आएगा, ग्रेटर देन 0.4। मैंने अप्रॉक्सीमेशन से करके दिखाया, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है, वरना ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाता है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। घर में खाली टाइम हो तो 2/20/49 कर लेना, आंसर आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं, कह रहा हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर, किस में करना है, वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये वो हाई रेजिस्टेंस होता है, ये होना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, I इंटू में G प्लस आर हाई बराबर है V के। तो हाउ कैन वी मेक अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 20 और
करंट कितना जा रहा है 1 मिली एम्पियर का, और वोल्ट मीटर जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 वोल्ट तक नाप सके। ये हमारे पास जुगाड़ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 10/10⁻³ माइनस का 20 इक्वल्स टू आर हाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁴ मतलब 1 2 3 4 माइनस 20। तो कितना है, 10,000 में से 20 गए, कितना आया 9,980। ठीक है ना, 20 ऐड कर देना तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतने ओम का रेजिस्टेंस आपको चाहिए होगा। देखो बहुत हाई वैल्यू का आपको रेजिस्टेंस चाहिए वोल्ट मीटर बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब जेई के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए ही करवा रहे हैं ताकि जेई वाले का भी निपटारा बढ़िया से हो, और जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाओ ये वीडियो, उनको भी ज़रूरत होगी इसकी। फिर फाइनल एग्जामिनेशन वाले टाइम पे तुम बोलते हो कि काश सर आपकी वीडियो पहले मिल गई होती तो पता ही मैं क्या कर देता। तो अभी है, अभी देखो और पढ़ो। कह रहा है कंसिडर अ गैल्वेनोमीटर शंटेड विद 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 2% ऑफ करंट थ्रू इट। अच्छा, एक गैल्वेनोमीटर है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, इसमें शंट कर दिया गया है विद 5 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, 5 ओम के रेजिस्टेंस से शंट कर दिया गया है, ठीक है। एंड 2% ऑफ करंट पासिस थ्रू इट, मतलब इससे सिर्फ 2% का करंट जा रहा है, मतलब 2% ऑफ आई यहाँ से जा रहा है, तो 98% ऑफ आई ऊपर से जा रहा होगा। 2021 में पूछा गया है, आपसे पूछा है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बता दो। तो सर जाहिर सी बात है 98% ऑफ आई इंटू में 5 बराबर है 2% ऑफ आई इंटू में जी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया काटा पीटी करो, परसेंट से परसेंट निपटेगा, 2 से ये निपटेगा, 2 चौका 8, 2 9 18, तो आई आपको मिल जाएगा। आई नहीं, जी आपको चाहिए। अच्छा, आई से आई भी तो गया, तो जी आपको चाहिए। जी विल बी इक्वल्स टू 49 इंटू में 5, 5 9 14 45, 5 चौका 20, 21 22 23 24, 245 ओम। क्या हमारे पास 245 ओम है कहीं? ये रहा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझे? सो दैट इज़ हाउ यू डू इट। 2021 का जेईई मेंस का सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, फटाफट धाएँ धाएँ करते हैं। फिर कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर है जिसका कॉइल रेजिस्टेंस आपको कह रहा है 200 ओम है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर है और 200 ओम इसका कॉइल रेजिस्टेंस है, विद फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 20 माइक्रो एम्पियर, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो करंट जा रहा है वो 20 माइक्रो एम्पियर का जा रहा है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड, अगर मुझे ये बताओ कि मैं कितना रेजिस्टेंस ऐड कर दूँ पैरेलल में लगेगा, एस की वैल्यू क्या हो कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर तक का करंट को मेजर कर पाए, ठीक है। 20 मिली एम्पियर मतलब यहाँ से 20 मिली एम्पियर आ जाए, और यहाँ कितना जाता है? सिर्फ 20 माइक्रो एम्पियर। तो ऊपर कितना जाएगा सर? 20 मिली एम्पियर में से माइनस कर दो 20 माइक्रो एम्पियर, उतना सर ऊपर से निकलेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास है 20 माइक्रो, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, इनटू में 200 मस्ट बी इक्वल टू 20 मिली में से माइनस करना पड़ेगा 20 माइक्रो इनटू में एस। सो एस विल बी 20 माइक्रो इनटू में 200 बटे 20 मिली माइनस 20 इंटू 10⁻⁻6। तो क्यों ना मैं इसको निगलेक्ट कर दूं, मिली में से अगर ये गया तो सिर्फ 20 भी बचा। अगर मैं काटा पीटी करूं, ये माइक्रो है 10⁻�6, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट करूं तो -6 और 1 2 3, तो 10⁻⁻3, उससे ये गया तो 2 दूनी 4, 4 और बचेगा 20, तो 20 के लपेटे में, मतलब आंसर ना ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, सॉल्व कर लेना 0.20 ओम आना चाहिए, ठीक है ना भाई। जेईई में हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है, एक बार चेक करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसको निगलेक्ट करता हूँ तो आंसर इतना आ रहा है। भैया ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसको अगर मैं निगलेक्ट भी करता हूँ तो 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 बटे 20 इंटू 10 हैं, कटा नहीं। अच्छा देखते हैं, -3
काटा पीटी करो तो भाई -3 से ये बचा -3, ये दोनों इसको खा गए और 2 से इसको निपट गया तो 0.2 ओम आया। एग्जैक्टली वो जो मैं यहाँ बताया, ठीक है ना। ये पता है कैसे करा, ये ऐसे करा, इसमें माइनस नहीं करा, ये बहुत छोटी वैल्यू है, मिली माइक्रो में और ये मिली में, इसलिए हमने उसको निगलेक्ट कर दिया एंड दैट इज हाउ यू डू इट। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, गैल्वेनोमीटर 100 ओम का रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 ओम। अच्छा 400 ओम के सीरीज में है। टू मेजर अ वोल्टेज अप टू 10 वोल्ट। अच्छा 10 वोल्ट तक मेजर कर पाए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है। कह रहा है बताओ इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इस गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे इनटू एन एमीटर टू रीड अप टू 10 एम्प ऑफ करंट और एक्स। अच्छा करेगा तो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके ओके, तो हमारे पास ये जुगाड़ है। ओके यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसा बन जाए और वन कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 ओम मेजर्स अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है। ओके इसके हिसाब से देखें तो इसमें कुछ आई करंट जा रहा होगा, यानी मामला बनेगा 10 इक्वल्स टू आई 100 इंटू 400। अभी ऐसा चल रहा होगा 100 प्लस 400, आई एम सॉरी, देखो ये चल रहा होगा इसमें। तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है 10/500, यानी यहाँ से ये गया, यानी 1/50 एम्पियर। मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट दौड़ सकता है वो इतना दौड़ सकता है, ठीक है। अब मैं इसी गैल्वेनोमीटर को जिसमें करंट आ सकता है 1/50 एम्पियर का, इसके मैं पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना है S। तो जाहिर सी बात है कितना करंट मेजर कर पाएगा ये, कितना करंट मेजर करे। आप समझे मैंने क्या करा, मैंने इससे पहले करंट निकाल लिया कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा सकता है। उसके बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पर करंट जा सकता है 1/50 एम्पियर का, और ये मेजर कितना कर पाए 10 एम्पियर तक का मेजर कर पाए। तो 10 एम्पियर तक का मेजर कर पाए तो उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होनी चाहिए, मतलब S की वैल्यू दे रखी है x × 10⁻²। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आइए निकालते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, 1/50, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5, मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.2/10 यानी 0.02। मतलब यहाँ जो करंट जाए वो 0.02 एम्पियर जाए। तो अगर यहाँ 0.02 एम्पियर गया है तो बचा 9.98 एम्पियर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। 0.2 ऐड करो तो ये पूरा का पूरा 10 एम्पियर हो जाएगा। तो ये है, यानी मेरे को मिला x × 10⁻² × 9.98 इक्वल्स टू 0.02 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 था, 100। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 और नीचे गया 9.98 और ये आया x × 10⁻²। इसकी काटा पीटी करो तो ये ऑलमोस्ट 200 हो गया और ये 998, ये हो गया 100, 2 चौका 8, 2 ने 18, 2 ने 18, 499। मतलब अगर ये 500 भी मैं लेके चलूँ तो लगभग 1/500, यानी ये बराबर है x⁻², यानी ये बराबर है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² और 1/5 हो जाएगा 0.2, यानी x की वैल्यू 0.2। कहीं है 0.2 ना, 0.2 नहीं है, यानी इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 800 तो नहीं हो सकता, देखो कहीं और तो गलती नहीं है। ठीक है ना, 10 एम्पियर होना चाहिए, 9.98 ऊपर। तो और इसमें हमारा करंट आया 0.02। कैसे आया, यहाँ से आया 1/50 करके। अगर मैं यहाँ 1/50, 0.02 यहाँ चला गया, 8 9 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, ठीक है, सही है, ये सब सही है। फिर इस वैल्यू को इससे गुणा करा इक्वल्स टू 0.02 इंटू में 100, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये बचा सिर्फ 2 को डिवाइड करा 9.98 से, डेसिमल हटा तो 200 हो गया।
2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 नम 18, 2 नम 18, 100/499 यानी 500 ले लिया तो 100/500 हो गया तो 1/5 आया। आई एम सॉरी, यहाँ गलती है, 100/500, सॉरी मेरी मिस्टेक है, यहाँ गलती हो गई, हो जाती है यार कभी बार। 100/500 हुआ तो 2 0 से 2 0 तो 1/5 आया। 1/5 को अगर मैं सॉल्व करूँगा, 1/5 को अगर मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ मिस्टेक हो गई, तो ये आ जाएगा 0.2, 5 दूनी 10, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2 को 10 की पावर -2 में लिखना है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x इंटू में x विल बी इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय, यानी इंटू में 10 की पावर 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1 2 20, 20 इज़ द आंसर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है ना। x की वैल्यू 20 होनी चाहिए, यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसलिए आंसर थोड़ा ऐसा आ गया, ठीक है। हो जाती है सेनोरिटा कभी कभार ऐसी गलतियाँ, डिसलाइक मत करना। आइए देखते हैं, कह रहा है एक एमीटर है, देखिए कितने सवाल हैं जो हम कर रहे हैं। एक एमीटर है जिसमें 5% ऑफ द मेन करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मतलब एक गैल्वेनोमीटर है और एमीटर है, तो एक शंट रजिस्टर लगा रखा है और ये कह रहा है 5% ऑफ द मेन करंट, 5% ऑफ आई यहाँ से जा रहा है, मतलब 95% ऑफ आई ऊपर से जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू G है तो द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, एमीटर पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूरा पूछना चाहिए इसको। चलो सॉल्व करते हैं। तो 95% ऑफ आई इंटू में एस बराबर है 5% ऑफ आई इंटू में जी के। अगर इसको काटा पीटी करें तो परसेंट से ये पूरा निपटेगा, 5 से ये जाएगा, 5 9 45, यानी एस विल बी जी अपॉन 19 हो जाएगा, जी अपॉन 19, ठीक है ना। एस विल बी जी अपॉन 19। 199 काहे कह रहा है भाई, लगता है ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मतलब पूरा ही पूछ रहा है, मतलब जी प्लस एस ही पूछ रहा है। तो जी और एस कैसे निकालेंगे, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एस जी बटे एस प्लस जी, पैरेलल में है तो एस है जी बटे 19 इंटू में जी अपॉन जी बटे 19 प्लस में जी। रियली ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा क्या, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 19 प्लस 1 20, यानी 20G बटे का 19, ऐसे हो जाएगा 20G बटे का 19, 19 से 19 गया, G से ये गया, तो G बटे 20 इज़ द आंसर, G बटे 29। ये क्या लफड़ा हो गया भाई इस बार, 5% ऑफ द मेन करंट यहाँ गया तो 9, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस S मान लेते हैं, तो क्या लफड़ा कर दिया अब, 95% ऑफ I इंटू में S इक्वल्स टू 5% ऑफ I इंटू में G, परसेंट से परसेंट सबको निपटा, 5 से 100 निपटा, 5 एकम 5 6 7 8 9, 5 9 45, S आया G बटे 19। अब R इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूँ एमीटर का तो वो हो जाएगा एस जी बटे एस प्लस जी, तो S इज़ G बटे 19 इंटू में G बटे S प्लस जी, G बटे 19 प्लस में G, तो 19 प्लस 1 20, यानी 20G बटे का 19 होगा। 19 से 19 यहाँ पे निपटा दिया, G से G गया, तो G बटे 20 आना चाहिए बाबू। कहाँ गलती हो रही है यार, एक सेकेंड। If an ammeter 5% of main current passes through the galvanometer, 5% यहाँ जा रहा है, यानी अगर I यहाँ से आया तो 5% यहाँ चला गया, 95% ऊपर चला गया। पता नहीं यार क्या गलती हो रही है, 0.5 और यहाँ पर कितना आया है 0.95 आई, ये वैल्यू है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 0.95 आई इंटू में S इक्वल्स टू 0.05 इंटू में G, काटा पीटी करो तो वही आ रहा है भाई, S इक्वल्स टू G5 बटे 95, G बटे 19 ही आएगा यार, क्या फ़र्क पड़ेगा।
कह रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, एमीटर ये पूरा है, इसका पूरा रेजिस्टेंस क्या होगा। तो भैया ये पैरेलल में है, इन दोनों को बस ऐड करना है और पैरेलल में, अच्छा किसको सिंपली ऐड करूँ क्या, G/19, तो 19 + 1 20 G/19 9। तो पैरेलल में ऐड कैसे होता है, पैरेलल में यही फॉर्मूला होता है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे ऐड करते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करूँ किसको, G और S को, GS/G + S कितना हो रहा है, G/19 इंटू में S की जगह मैं G/19 लिख सकता हूँ, तो ये G बटे का G/19 प्लस में G, ये हो गया G² बटे ये कितना हो गया 19 और 1 20, 20 G/19, 19 से 19 गया भाई, G²/20 G, यानी G/20 ही आ रहा है यार। 200 कैसा दे रहा है देखना पड़ेगा। दिस नीड्स टू बी स्टडीड। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। चलो देखते हैं इसको। मेरे हिसाब से तो G/20 होना चाहिए मेरे ख्याल से, या तो ऑप्शन में कोई गलती है, 200 नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। आइए इतने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारे पास फटाफट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। कह रहा है द डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन। अच्छा, मतलब व्हेन अ शंट रेजिस्टेंस, अच्छा एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसमें पहले जो करंट जा रहा था वो 25I जा रहा था, ठीक है, ऐसा सा मामला है। लेकिन अब इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 5 डिवीजन, मतलब 5I जा रहा है। जब एक 24 ओम का 24 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, इसका मतलब 20I ऊपर से जा रहा होगा। आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस बता दो गैल्वेनोमीटर का, तो आसान है, 20I इंटू में 24 इक्वल्स टू 5I इंटू में G, I से I गया 5 चौका 20, G आया 48 ओम, नहीं सॉरी 4 4 16, 4 दूनी 8, 96 ओम, 96 ओम। B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म, और ख़त्म होता है हमारा पूरा चैप्टर भी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। और नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसकी वीडियो लाइव है, देखना है तो सिर्फ जाओ, 1 शॉट में पूरा का पूरा वीडियो कवर हुआ है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से रिलैक्स रहो, हूँ ना, बाय बाय।